हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे शल्य तंत्र का पेपर 2 चैप्टर नंबर 29, या आप कह सकते हो पेपर सेकंड का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है शिरो अभिघात। ये पूरा लेक्चर हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, जिसमें इस लेक्चर के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं और जो आपको शिरो अभिघात है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिरो अभिघात, यानी कि जो हमारा पॉइंट 1 है उसमें हमें पढ़ना है स्काल्प की इंजरी और स्कल का फ्रैक्चर। सबसे पहले मैं एक हेड के बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपकी स्किन होती है, हेयर्स होते हैं, उसके नीचे क्या होती है, स्किन, जिसको हम कह सकते हैं स्काल्प कह सकते हैं। उसके नीचे क्या आता है, बोनी कैविटी आती है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्कल, और उसके अंदर प्रोटेक्ट होता है हमारा ब्रेन। तो हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्काल्प की इंजरीज में, उसके बाद हम बात करेंगे स्कल की इंजरीज क्या होंगी, उसके क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगे, इसी तरह ब्रेन की इंजरीज क्या होंगी, उसकी क्लिनिकल फीचर्स वगैरह क्या रहेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे किसके बारे में, स्काल्प की इंजरी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि स्काल्प एक्चुअल में है क्या। तो जो हमारी स्काल्प है वो मिलके बनी होती है 5 लेयर की। सबसे पहले कौन सी होती है, सबसे पहली आती है स्किन, उसके नीचे आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद आता है हमारा एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड देन पेरिक्रेनियम, और उसके बाद हमारा स्कल शुरू हो जाता है। तो ये हमारी 5 लेयर हैं, स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है, लूज एरियोलर टिश्यू है और पेरिक्रेनियम है। जिसको हम याद कैसे करेंगे, स्काल्प को हम याद करेंगे स्काल्प के वर्ड से ही, एस से होगा स्किन। तो स्किन कैसी है, यहाँ पे थिक रहती है, रिचली वेस्कुलाइज रहती है, और यहाँ पे क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, यहाँ पे डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा था, एपोन्यूरोसिस। तो एपोन्यूरोसिस क्या है, यहाँ पे एक जंक्शन है जो किसके, टफ फाइब्रस शीट होती है। और उसके बाद क्या है हमारा, एल से हम याद करेंगे लूज एरियोलर टिश्यू, जिसको हम क्या कहेंगे, डेंजरस लेयर भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इंजरी होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा पेरिक्रेनियम या पेरियोस्टियम ऑफ स्कल बोन, लूजली अटैच होती है एक्सेप्ट एट स्यूचर। तो स्यूचर पे के अलावा सब जगह पे लूजली अटैच होती है। तो ये हमारे 5 लेयर होती हैं स्कल्प की। अब ये हमने स्कल्प की लेयर के बारे में बात की, तो अब हम स्कल्प की इंजरीज और उसके बारे में बात करेंगे। तो स्कल्प के वुंड की बात करते हैं, स्कल्प पे घाव। तो अगर सुपरफिशियल है या स्किन वगैरह है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लेकिन फिर भी क्या है कि वो इतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होगी। अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, यहाँ पे इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वहाँ पे कोई स्कल फ्रैक्चर है तो भी हमें स्कल्प के वुंड्स को क्या नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब देखो स्कल्प पे इंजरी लगेगी कैसे, स्कल्प पे वुंड एक्चुअल में होगा कैसे। पहला है एक्सेलेटेड इंजरी, दूसरा है डिसलेशन के कारण। एक्सेलेशन का मतलब क्या है कि सपोज करो आप कहीं पे खड़े थे, आपके कोई बॉल वगैरह, फुटबॉल वगैरह का इम्पैक्ट लगा, ठीक है, तो ये है हमारा एक्सेलेटेड, मतलब इसमें क्या था, एक्सेलरेशन था। ठीक है। दूसरा है डिसलेशन इंजरी। डिसलेशन मतलब क्या है, मान लो आप क्या हुआ, एक रोड पे जा रहे थे कार से, लेकिन अचानक से जैसे आपने ब्रेक लगाया तो आपका जो हेड था वो क्या किया, आगे की तरफ जाके टकराया। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसलेटेड इंजरी। तो डिसलेशन या एक्सेलरेशन के कारण भी इंजरी स्कल पे हो सकती है। अब बात करेंगे टाइप्स के बारे में। तो टाइप कितने हैं इसके, 3 टाइप हैं, लेसिरेशन, कंट्यूजन और एब्रेशन। ये हमने इंजरी में भी सेकंड प्रॉफ में पढ़ा था जब हमने अगत तंत्र पढ़ा है। लेसरेशन क्या है, लेसरेशन में क्या होगा, फट जाना है ना, कि ये इंसीजन कैसा होता है, इंसीजन होता है क्लीन वूंड होता है, क्लीन क्या होता है, क्लीन कट होता है। लेकिन लेसरेशन में क्या होता है, क्लीन कट नहीं होता। इसके साथ है कंट्यूज हो चुका है, या वहाँ पे क्या हो चुका है, एब्रेशन मतलब घिस वगैरह गया है। तो ये टाइप होते हैं 3 इसके। अब इसमें क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे, उसको पल्पेशन करेंगे कि वुंड कैसा है, उसमें स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, वोमिटिंग वगैरह तो नहीं आई है, कन्वर्जन्स तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। न्यूरोलॉजिकल स्केल्स पे हम क्या करेंगे, ग्लासगो कॉमा स्केल को यूज़ करेंगे, एक्सरे और सिटी स्कैन वगैरह को हम कराते हैं। ग्लासगो कॉमा स्केल मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे इसको अच्छे से समझा चुका था कि अगर आपका स्कोर कितना आ रहा है, 9 to 12 आ रहा है तो मॉडरेट है, अगर 13 to 5 15 आ रहा है तो माइल्ड है, और अगर 3 to 5 आ रहा है तो वहाँ पे सीवियर टाइप की इंजरी देखने को मिलती है। इस तरह से हम ग्लासगो कॉमा स्केल को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले आपको ग्लव्स पहनने हैं, क्योंकि आपकी इंजरी हुई है तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन आपका ब्रेन तक। और यहाँ पे क्या है, उसको हम
न्यूरोलॉजिकल स्टेटस वया ग्लासगो कॉमा स्किल्स देखेंगे। डेब्रीमेंट जो है उसको स्मॉल वुंड्स वगैरह हैं तो लोकल एनेस्थीसिया देंगे। अगर वहाँ पे लार्ज वुंड है तो जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करके हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो डीविटेलाइज टिश्यूज़ है उसको रिमूव करा देंगे। ये हमारा एक मैनेजमेंट रहेगा। अब अगर वहाँ पे वुंड है तो वुंड को कैसे क्लोजर करेंगे। अगर स्मॉल वुंड है तो सिंगल लेयर सुचरिंग हम करा सकते हैं। अगर लार्ज वुंड है तो वहाँ पे 2 लेयर सुचरिंग को करेंगे, जिसमें सबसे पहला लेयर किससे होगी, सिल्क और क्रॉनिक कैटगट से को यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड लेयर अगर करानी है तो स्किन विद नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स के साथ यूज़ करेंगे। तो पहली लेयर में किसकी होगी, एब्जॉर्बल सूचर्स की होगी। सेकंड लेयर होगी हमारी स्किन विद नॉन एब्जॉर्बल सूचर, जो बाहर की तरफ हम सेकंड वूंड कराएंगे। तो अगर लार्ज वूंड है तो 2 हमें लेयर की सूचरिंग करनी है, और अगर सिंगल वुंड है तो हमें सिंगल लेयर सुचरिंग में काम चल जाएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कि स्काल्प पे अगर इंजरी हुई है तो स्काल्प इन्फेक्शन हो सकता है, सब पेरियोस्टल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। स्वेलिंग हो सकती है स्काल्प पे, जैसे जिसके वजह से क्या हो सकता है, सेबेशियस सिस्ट हो सकता है, डर्माइसिस वगैरह बन सकता है, या मेनिंजियो सील वहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हमारा किसके बारे में था, ये हमारा था स्काल्प की वुंड के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका स्कल के फ्रैक्चर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कल कर लेना है। तो स्कल में क्या क्या फ्रैक्चर होंगे, अभी हमने स्काल्प बात की, सबसे पहले मैंने बात किया था ना स्काल्प है, उसके बाद हमारा क्या स्कल, और दूसरी बात करेंगे हम ब्रेन। तो अब जो हमारा स्कल है उसको हम बात करने वाले हैं। तो स्कल क्या है, हेड इंजरी इंक्लूड्स ट्रॉमा टू स्काल्प, स्कल और ब्रेन। तो जब हेड इंजरी पड़ते हैं तो हम स्कल की और ब्रेन तीनों की इंजरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम स्काल्प की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे स्कल इंजरी के बारे में। तो स्कल क्या है, एक बोनी कैविटी है जो आपके ब्रेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब स्कल के फ्रैक्चर क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के फ्रैक्चर मिलेंगे, या तो स्कल का वॉल्ट जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, या स्कल का बेस, ये हमारा बेस है नीचे वाला एरिया, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए या यहाँ पे इंजरी हो जाए तो स्कल का बेस इंजरी कहलाएगा। और अगर हमारा इंजरी कहाँ है, स्कल के वॉल्ट पे है तो वहाँ पे वॉल्ट इंजरी कहलाएगा। तो टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर में 2 आएंगे, स्कल का या तो वॉल्ट में फ्रैक्चर हुआ है या स्कल के बेस में फ्रैक्चर हुआ है, तो 2 टाइप के हो जाएंगे। स्कल के वॉल्ट में फ्रैक्चर कैसा हो सकता है, क्लोज फ्रैक्चर, मतलब जो फ्रैक्चर खुला नहीं है, जिसमें ब्रेन वगैरह क्या है तुम्हारा विजिबल नहीं है। और ओपन फ्रैक्चर क्या है कि पूरी बहुत तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो तुम्हारा स्कल था, जो स्कल का वॉल्ट था, वहाँ पे क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। स्कल के बेस के फ्रैक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप के फ्रैक्चर हम बात करेंगे। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हो सकता है, मिडिल क्रेनियल फोसा में हो सकता है, और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में यहाँ पे तुम्हें स्कल का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, स्कल बेस फ्रैक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला, स्कल के वॉल्ट के फ्रैक्चर कितने होते हैं। तो स्कल के वॉल्ट मैंने बताया ना, ऊपर वाला जो है एरिया उसको हम क्या कह रहे हैं, वॉल्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के होंगे, या तो क्लोज होगा या ओपन होगा। इसमें क्या है, क्लोज में स्काल्प जो है रिमेन इंटेक्ट, नो एक्सटर्नल एक्सपोजर, कोई भी एक्सटर्नल एक्सपोजर तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है। स्काल्प क्या है, जुड़ी हुई है, मतलब क्या है कि तुम्हें क्लोज फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर क्या है कि स्काल्प क्या है, फट चुका है, वो एक्सपोज हो चुका है, जो ऊपर की कवरिंग थी इसकी वो क्या हो चुकी है, बुरी तरीके से फट चुकी है, और वहाँ पे जो तुम्हारा स्कल था वो भी तुम्हें एक्सपोज हो चुका है। तो 2 टाइप के होंगे, या तो क्लोज है जिसमें स्काल्प जो है वो जुड़ी हुई है, और ओपन में क्या है, स्काल्प जो है वो तुम्हारी एक्सपोज हो चुकी है। अब इसमें टाइप आएंगे वॉल्ट के फ्रैक्चर में अगर जैसे हम बात करते हैं कि कौन कौन सा है, या तो लीनियर हो सकता है, सीधा सीधा एक लीनियर फ्रैक्चर होगा, या फिर सिंपल या कॉम्यूटेड फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है हमारा, ठीक है। इसके बाद डिप्रेस्ड या ओपन, तो डिप्रेस्ड भी हो सकता है, ये देखो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, ओपन या फिर क्लोज हो सकता है, दोनों टाइप का देखने को मिल सकता है। तो स्कल्प के फ्रैक्चर हमारे पास ये रहेंगे। अब स्कल का बेस, अब मैंने स्कल का वॉल्ट बताया, तो स्कल का वॉल्ट के बाद स्कल का बेस आएगा। तो बेस में 3 टाइप के तुम्हें फ्रैक्चर मिलेंगे, या तो तुम्हारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा पे है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पे है, या फिर तुम्हारा मिडियल क्रेनियल फोसा पे मिलेगा। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कौन कौन सी एंटीरियर साइड है, तो तुम्हारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कौन कौन सी बोन आएंगी, फ्रंटल, इथेमाइड और सेरेब्रिफॉर्म प्लेट यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी। मतलब इंजरी जो होगी वो कहाँ होगी, फ्रंटल, इथेमाइड या सेरेब्रिफॉर्म प्लेट के अराउंड मिलेगी, जिसमें क्या मिलेगा, CSF राइनोरिया मिलेगा, और रैकून आइज, जैसे रैकून होता है उसकी तरह, जैसे तुमने देखा है कि पंच मारने के बाद आंखें क्या हो जाती है, काली पड़ जाती हैं, उसको तरह रैकून की तरह आइज मिलेंगे अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा की इंजरी मिली है। तो मिडिल क्रेनियल फोसा में इन्वॉल्व कौन सी होती है, टेम्पोरल और स्फेनाइड बोन इन्वॉल्व होती है। तो अगर तुम देखो मिडिल ये वाला एरिया, यहाँ पे अगर तुम देखो ये है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, जिसमें फ्रंटल बोन थी, तुम्हारी स्फेनाइड फ्रंटल बोन थी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, मिडिल में आ गया तुम्हारी स्फेनाइड बोन और टेम्पोरल बोन। तो मिडिल क्रेनियल फोसा में अगर इंजरी है तो टेम्पोरल और स्फेनाइड बोन को इंक्लूड किया जाता है, इन्वॉल्व होती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, CSF का ओटोरिया होगा। CSF ओटोरिया का मतलब क्या है,
CS ऑफ ओटोरियल का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा वो है सेरिब्रल फ्लूइड है वो लीक कर जाता है तुम्हारा ब्रेन जो है तुम्हारा मिडिल ईयर में, जिसमें क्या हो जाता है और कहाँ तक चला जाता है वो तुम्हारे ईयर ड्रम तक चला जाता है। तो बेसिकली सेरिब्रल ओटोरिया क्या है, लीकेज होना किसका, फ्लूइड जो तुम्हारा ब्रेन में सराउंड कर रहा था इनटू द मिडिल ईयर। तो जो तुम्हारा सेरिब्रल फ्लूइड है, जो ब्रेन का फ्लूइड है वो कहाँ लीक कर गया, मिडिल ईयर में लीक कर जाता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेरिब्रल ओटोरिया कह रहे हैं। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा साइन क्या मिलता है, दूसरा साइन मिलता है बैटल साइन। बैटल साइन में बेसिकली अगर तुम देखोगे तो जो तुम्हारा ईयर है, बिहाइंड द ईयर तुम्हें क्या मिलेगा, डीप ब्रूस मिलेगा। मतलब मान लो ये तुम्हारा ईयर है, इस जगह पे ये मान लो तुम्हारा फेस है, यहाँ पे तुम्हारा ईयर, यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रूस मिलेगा, ब्रूसिंग मिलेगी, या तुम कह सकते हो यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे तुम कह सकते हो चोट का निशान वगैरह सा मिलेगा। ठीक है, इसी तरह फेशियल नर्व पाल्सी होगा। ठीक है, मतलब फेशियल नर्व का क्या हो जाएगा, पैरालिसिस और हियरिंग लॉस देखने को तुम्हें मिल सकता है। अब अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पे कौन आएगा, ऑक्सीपिटल बोन। तो कहाँ इन्वॉल्व होगा, तो ये ऑक्सीपिटल बोन का इन्वॉल्वमेंट होगा, और क्रेनियल नर्व जो है तुम्हारी 9 से 11 इन्वॉल्व होगी, जिसके से डिस्फेजिया और हॉर्सनेस वगैरह तुम्हें देखने को क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये तुम्हारा, यहाँ पे मैंने 3 एरिया में इसको क्लासिफाई किया, स्कल के वॉल्ट को फ्रैक्चर को एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की इंजरी। तो एंटीरियर में कौन से आएगी, फ्रंटल बोन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मिडिल में रहेगा स्फेनॉइड और टेम्पोरल बोन का, और हमारा जो पोस्टीरियर है उसमें ऑक्सीपिटल बोन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो जो हमारा स्कल है, स्कल में 2 चीज़ें आ गई। स्कल में पहला पड़ा वॉल्ट। वॉल्ट में क्या है कि वोल्ट फ्रैक्चर या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, लीनियर हो सकता है, डिप्रेस वगैरह, फर्दर क्लासिफिकेशन है। और स्कल का बेस में 3 है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को इन्वॉल्व किया गया है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, क्लोज फ्रैक्चर है तो तुम्हें ऑब्जर्व करना है जब तक तुम्हारे पास कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब स्काल्प की वहाँ पे स्काल्प अभी क्या है, जुड़ी हुई है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वहाँ पे क्लोज फ्रैक्चर है। तुम डायग्नोसिस वगैरह यूएसजी वगैरह तुम एक्सरे वगैरह करा सकते हो, तभी तुम्हें पता लगेगा। ओपन फ्रैक्चर में क्या है कि अगर ओपन फ्रैक्चर है तो सबसे पहले तुम्हें शेव क्लीन करना है, एलिवेट फ्रेगमेंट, एसेस ड्यूरामेटर को एसेस करना है। अगर ड्यूरामेटर की टीयरिंग है तो वहाँ डिब्रीमेंट करना है, सूचरिंग वहाँ पे करनी है, या क्रेनियोटॉमी अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड है तो तुम करा सकते हो। ये हमारा पॉइंट 1 जो था, जिसमें हमें स्काल्प और स्कल के फ्रैक्चर के बारे में बात करना था, वो हमने यहाँ पे बात की। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे मस्तुलिंग अभिघात, मतलब ब्रेन की इंजरी होना, जिसमें हम बात करेंगे सेरिब्रल कंट्यूजन के बारे में, कंफ्यूजन के बारे में, लेसरेशन, हेमोरेज के बारे में, और उसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मस्तुलिंग अभिघात क्या है, रेफर्स टू क्रेनियो सेरिब्रल इंजरी। तो क्रेनियल और सेरिब्रल इंजरी को हम क्या कहते हैं, मस्तुलिंग अभिघात या ब्रेन इंजरी कहते हैं, जिसमें हमारा इन्वॉल्व होता है ट्रॉमा टू ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू पे किसी तरीके का ट्रॉमा पहुंचा है, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, ब्रेन इंजरी या मस्तुलिंग अभिघात कह रहे हैं। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है किसी इंजरी वगैरह हुई। सेकेंडरी कॉज था, मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह तो ट्रैवल करके कहाँ गया, ब्रेन में या ब्रेन टिश्यूज तक गया, उसने जाने के बाद क्या किया, वहाँ पे इंजरी कॉज कराई या वहाँ पे उसका डैमेज कराया, तो ये सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में मतलब किसी का डायरेक्ट रोल नहीं है तो वो डायरेक्ट प्राइमरी होगा, और सेकेंडरी में क्या है कि एक सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं डिजीज का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, सेरिब्रल कंफ्यूजन, सेरिब्रल कंफ्यूजन। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रल कंफ्यूजन। सेरिब्रल कंफ्यूजन में क्या है, बेसिकली मान लो तुम्हारा जो ब्रेन था वो किसी तरीके से हिट किया, मान लो तुम खेल रहे थे और जाके तुम किसी चीज़ से टकरा गए, तुम्हें कोई वहाँ पे टीयरिंग नहीं मिली, तुम्हें वहाँ पे कोई स्कल्प इंजरी नहीं मिली, लेकिन अंदर से कभी कभी होता है कि ब्रेन तुम्हारा हिल जाता है। मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है जो तुम्हारी क्रेनियल जो स्कल के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या हुआ, एक्सीलेशन या डिसलेशन इंजरी हुई, ब्रेन आगे की तरफ झटका लिया, इम्पैक्ट लिया, और वहाँ पे क्या होगा, पीछे वापस आ रहा है अपनी पोजिशन। मतलब क्या होगा कि ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ा, फोर्स पड़ी, और ब्रेन मतलब क्या है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके पास इंजरी होगी। तो ये है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ, लेकिन बस तुम्हें क्या हुआ, एक झटका सा लगा और तुम्हारी इंजरी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी फंक्शन लॉस होता है विदाउट स्ट्रक्चरल डैमेज। कोई यहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन या डिसलेशन इंजरी हुई, ब्रेन अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच गया, यहाँ पे कोई इसका स्ट्रक्चर लॉस वगैरह नहीं हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल कंफ्यूजन का नाम देंगे। इसमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे, ट्रांजिएंट अनकॉन्शियसनेस, कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, कोल्ड स्वेट हो सकता है, मतलब ठंडे पसीने देखने को मिलेंगे। ये हमारा सेरिब्रल कंफ्यूजन के बारे में है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेरिब्रल कंट्यूज्ड, मतलब क्या हो चुका है, फट चुका है। कंट्यूज का मतलब होता है फट चुका है। तो ब्रूजिंग हो चुकी है ब्रेन टिश्यू विद हेमोरेज इन द कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में क्या हो चुका है, तुम्हारा हेमोरेज हो चुका है। इसको हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल कंफ्यूजन। अब अगर तुम सीटी स्कैन कराओगे तो वहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, ब्रूजिंग मिलेगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिलेगा, और पॉसिबल हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट भी देखने को मिल जाए।
इसके बाद है सेरिब्रल लेसिलेशन। लेसिलेशन मतलब फट चुका है पूरी तरीके से, ब्रेन में इंजरी हो चुकी है, फिजिकल टेयरिंग हो चुका है ब्रेन टिश्यू का विद ब्लड इन सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो CSF में क्या हो चुका है, ब्लड भी आ चुका है और जो तुम्हारा ब्रेन टिश्यू था वो भी टीयर हो चुका है, उसको हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल लेसिलेशन का नाम देंगे। तो ये क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चरल टीयर ऑन CT स्कैन या MRI। पॉसिबल क्या होगा, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड लीक हो जाएगा। और सिग्निफिकेंट साइन अगर हम देखते हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, मतलब कन्वर्जेंस वगैरह जो भी मतलब कॉमा वगैरह की कंडीशन देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद है सेरिब्रल इरिटेशन। इरिटेशन हुआ है तो मतलब क्या, एडिमा जो है वहाँ पे कंफ्यूजन के राउंड मिलेगा, प्रेजेंट विद इन 48 आवर, कर्ल्ड पोजीशन पोस्चर मिलेगा, फोटोफोबिया, लाइट से फोबिया रहेगा, कंजेनेटिव चेंज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है सेरिब्रल कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेशर पड़ना। तो मान लो किसी ब्रेन वगैरह पे क्या हुआ, प्रेशर वगैरह पड़ गया, किसी एक सेरिब्रल प्रेशर की इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, जो ब्रेन है वो स्क्वीज हो गया, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेरिब्रल कंप्रेशन का नाम दे रहे हैं। कंप्रेस का मतलब होता है दबना। तो अकर व्हेन ब्रेन इज स्क्यूज ड्यू टू इंक्रीज सेरेब्रल प्रेशर। तो जो तुम्हारा सेरेब्रल प्रेशर है, इंटर सेरेब्रल प्रेशर है, वो अगर इंक्रीज कर गया, उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ेगा, ब्रेन जो दबेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेरेब्रल कंप्रेशन कहेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, कॉन्शियसनेस जा सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और डीप ब्रीदिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हमारा जो हमारे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स कौन कौन से थे, सेरेब्रल कंफ्यूजन, लेसिलेशन और हीमरेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रेन की इंजरी के बारे में प्रॉपर। तो ब्रेन इंजरी या इंट्राक्रैनियल हेमोरेज की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले तुम ब्रेन को समझो। जो तुम्हारा ब्रेन है उसके पास क्या है, सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा ये है हमारा, एक सेकेंड, ये हमारी स्कल्प, स्कल्प के नीचे है हमारा, एक सेकेंड सॉरी, एक मिनट, ठीक है, स्कल्प के नीचे है हमारा, यहाँ पे हमारा स्कल के नीचे एक बोन लेयर आएगी, ड्यूरामेटर के बाद आएगी जो हमारी यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, ये है हमारी एरेकनॉइड, और एरेकनॉइड के नीचे आएगी सबसे नीचे हमारी जो होती है मदर लेयर जो होती है, वो हमारी पायामेटर। तो हमारे पास जो हमारा ब्रेन है, अगर मैं ब्रेन का एक रफली बताता हूँ तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास स्कल्प है, स्कल्प के बाद क्या है, स्कल है, स्कल के बाद क्या है, ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर के बाद है पायामेटर और एरेकनॉइड सॉरी, और एरेकनॉइड है के बाद है पायामेटर। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सी पोजीशन में है, अगर स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंजरी को। ड्यूरामेटर और एरेकनॉइड के बीच में है तो क्या कहेंगे, अगर पायामेटर और एरेकनॉइड के बीच में है तो क्या कहेंगे। तो इंट्राक्रेनियल हेमोरेज मतलब क्या है कि क्रेनियल कैविटी के अंदर ही क्या मिल रहा है, हेमोरेज मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारा एक्स्ट्राड्यूरल या एपिड्यूरल अगर तुम देखो तो यहाँ पे एपिड्यूरल क्या है, एरेकोनाइड और पाया, ये तुम्हारा ड्यूरामेटर के बीच में। यहाँ पे एपिड्यूरल क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन। बेसिकली क्या है कि एपिड्यूरल हेमाटोमा में क्या है, एपिड्यूरल हेमाटोमा का सोर्सेज क्या है, आर्टेरियल सोर्सेज होता है और यहाँ पे मेनिंजियल आर्टरी बेसिकली इन्वॉल्व रहती है। तो यहाँ पे क्या है, एपिड्यूरल क्या है कि एपिड्यूरल में क्या मिल रहा है तुम्हें, जो तुम्हारे ड्यूरामेटर है और जो तुम्हारा स्कल है, उसके बीच में क्या मिलेगा तुम्हें, हेमाटोमा का फॉर्मेशन या हेमोरेज ब्लड को वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, ल्यूसिड इंटरवल मिलेगा, लेंस शेप मिलेगा CT स्कैन में। तो यहाँ पे अगर तुम CT करा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम देखो एपिड्यूरल में अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस मिल रहा है इस तरह से, या लेमन शेप तुम्हें देखने को मिलेगा। इसके बाद है सब ड्यूरल। तो सब ड्यूरल में क्या है, देखो यहाँ पे सब ड्यूरल, देखो तुम यहाँ पे सब ड्यूरल में आ जाओ। तो सब ड्यूरल है तो तुम्हारा क्या है, एरेकोनाइड और तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा ड्यूरामेटर और एरेकोनाइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस जो होता है। ठीक है, तो सब ड्यूरल हेमाटोमा अगर ब्लड क्लॉटिंग का है, किसके बीच में है, हमारा ड्यूरामेटर और एरेकोनाइड मैटर के बीच में वहां पे ब्लड क्लॉटिंग मिलेगी। ये हमारा ड्यूरामेटर और ये हमारा एरेकोनाइड मैटर, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, ब्लड क्लॉटिंग मिल रही है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सब ड्यूरल हेमोरेज कह रहे हैं। सब ड्यूरल हेमोरेज बेसिकली कैसा होता है, वीनस ओरिजिन का होता है और कॉमन होता है एल्डर में। यहाँ पे ल्यूसिड इंटरवल नहीं देखने को मिल रहा है। ल्यूसिड इंटरवल क्या है, ये हमने अगर तंत्र में पढ़ा था। ल्यूसिड इंटरवल क्या है कि एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे जो पेशेंट है उसको कॉन्शियसनेस वापस आता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है एक्स्ट्रा ड्यूरल में ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलता है कि पेशेंट कॉन्शियस भी होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सब ड्यूरल में तो यहाँ पे ल्यूसिड इंटरवल देखने को नहीं मिलता। क्रिसेंट शेप मिलता है CT स्कैन में। तो सब ड्यूरल में देखो इस तरह का हाफ मून शेप देखने को मिलेगा जब तुम उसका CT स्कैन देखोगे। इंट्रासेरिब्रल मतलब क्या है, अब देखो इंट्रासेरिब्रल है मतलब ब्रेन के अंदर, अब क्या है, कोई कवरिंग नहीं है, ड्यूरामेटर इन्वॉल्व नहीं है, एरेकोनाइड इन्वॉल्व नहीं है, पायामेटर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब क्या है कि ब्रेन का टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रासेरिब्रल कह रहे हैं। तो विद इन ब्रेन टिश्यू ये लीस्ट कॉमन देखने को मिलता है। अगर होगा तो क्या मिलेगा, सीजस मिलेगा, हेमिप्लेजिया मिलेगा और क्या मिलेगा, कोमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। सब एरेकोनाइड मतलब क्या है कि एरेकोनाइड जो तुम्हारा
पायामीटर के बीच में, ठीक है। सरफेस वेसल होती है यहाँ पे इन्वॉल्व, और बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे सडन थंडर क्लैप, हेडेक, नेट स्टिफनेस वगैरह देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इसके बारे में टाइप ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमोरेज के बारे में, कि जो तुम्हारा ब्रेन है, क्रेनियल कैविटी है, वहाँ पे क्या क्या तुम्हें हेमोरेज देखने को मिल सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, सबसे पहला क्या है, प्राइमरी लीजन्स। इसकी वजह से हो सकता है एक्सेलरेशन हुआ, डिसलेशन फोर्सेज हुआ, तो उसकी वजह से न्यूरॉन और वेसल्स वहाँ पे शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी लीजन मतलब क्या होता है, लीजन का मतलब होता है गांठ वगैरह बन जाना, या फिर है ना किसी एक नोड वगैरह का फॉर्मेशन हो जाए, तो एक्सीलेशन डिसलेशन फोर्स की वजह से होता है। सेकेंडरी लीजन की में क्या हो सकता है कि कोई एडिमा हुआ, उसमें की वजह से क्या हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज किया, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज किया तो वहाँ पे कंप्रेशन वगैरह हुआ, और उसकी वजह से बाद में क्या बन गया, वहाँ पे लीजन्स का, सेकेंडरी लीजन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्रोसिस हो सकता है, जिसकी जो क्या कर सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, जिसके बाद डेथ हो सकती है ब्रेन टिश्यू की ड्यू टू इस्कीमिया। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, क्रेनियल या सर्वाइकल एक्सरे करा सकते हो, सिटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हो, एंजियोग्राफी करा सकते हो, आईसीपी मॉनिटरिंग करा सकते हो, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मॉनिटरिंग करा सकते हो। मैनेजमेंट क्या दोगे, इमरजेंसी मैनेजमेंट की अगर बात करते हो, सबसे पहले तो एयरवे प्रोटेक्शन करना है, मॉनिटरिंग करनी है, इंडिकेशन और एडमिशन करना है, मतलब इंडिकेट करना है कि एक्चुअल में क्या है, कहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट है, उसको एडमिट कराना है। अगर हम बात करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे करोगे, सबसे पहले अगर तुम्हारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करोगे, डिक्रीज करने की कोशिश करोगे। वहाँ पे क्या दोगे, मैनिटॉल वगैरह दोगे, ताकि जो उसका ब्रेन स्वेलिंग है वो कम हो जाए। फिर हमें साइड दे सकते हो डायूरेटिक, जो डायूरेटिक की तरह वर्क करेगा, जो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा फ्लूइड के वॉल्यूम को बॉडी के अंदर, ठीक है। 40 से 80 mg दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। और तुम क्या कर सकते हो, स्टेरॉइड दे सकते हो, जैसे डेक्सामीथासोन, तो ये क्या करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। बार्बिट्रेट दे सकते हो, ताकि वो क्या करे, नर्व का प्रोटेक्शन करे, और क्या करे, रिड्यूस करे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। सर्जिकल मैनेजमेंट भी करा सकते हो, जैसे क्रेनियोटॉमी हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ अगर वहाँ पे क्लॉट वगैरह है, जहाँ पे या फिर वेसल्स है, तो उसको लाइगेशन कराने के लिए तो वहाँ पे क्या करा सकते हो, क्रेनियोटॉमी करा सकते हो, ठीक है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है तो वहाँ पे उसको एलिवेशन करा सकते हो वाया बर्र होल, या फिर रिपेयर ऑफ टॉर्न ड्यूरामीटर। अगर वहाँ पे जो तुम्हारी ड्यूरामीटर है वो टॉर्न हो चुकी है, उसको क्या करा सकते हो, तुम रिपेयर करा सकते हो। तो ये हमारा पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ तक हम लोगों ने अभी कवर किया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में, जो हमारा मस्तिष्क अर्बुद है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे मस्तिष्क अर्बुद, यानी कि अर्बुद का मतलब क्या होता है, ट्यूमर। तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, पहला है बेनिग्न ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर बेसिकली क्या होते हैं, ये जो एक स्प्रेड नहीं करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक ओरिजिन तक रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेनिग्न ट्यूमर। मतलब उनका जो ओरिजिन है वो, मतलब जो उनका लोकेशन है वो फिक्स होता है। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, बेसिकली इनमें मैलिग्नेंसी देखने को मिलता है। ये मतलब क्या होता है, ये स्प्रेड करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे दो टाइप के हम बात करेंगे, कि ऐसे ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर जो स्प्रेड करते हैं, और ऐसे ब्रेन ट्यूमर जो एक स्पेसिफिक लोकेशन तक ही ऑक्यूपाई रहते हैं, मतलब एक लोकलाइज रहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात की है, मस्तिष्क अर्बुद किसको कहा जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ कहाँ पे होना, विद इन ब्रेन टिश्यू। ये कैन बी बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस हो सकते हैं, और मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस भी हो सकते हैं। अब टाइप ऑफ बेनाइन ट्यूमर, सबसे पहले जो ब्रेन ट्यूमर के कॉजेज पे बात करते हैं। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर क्या है, डायरेक्टली किसी ब्रेन टिश्यू वगैरह पे या उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर जैसे मेनिंजेस वगैरह, नर्व वगैरह, उससे इन्वॉल्व है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। और ये दो टाइप के होंगे, बेनिग्न हो सकता है, मैलिग्नेंट, मतलब नॉन कैंसरस हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है। नॉन कैंसरस में क्या है, मेनिंजियोमा, मेनिंजेस इन्वॉल्व है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, हो सकता है, या ग्लियोब्लास्ट मल्टीफॉर्मी। तो ग्लियोब्लास्ट मल्टीफॉर्मी क्या है, मतलब एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका कैंसर है, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी कैंसर। सेकेंडरी का मतलब क्या है कि वो ब्रेन में नहीं हुआ, वो ब्रेन में ओरिजिनेट कहीं और हुआ था, उसका ओरिजिनेशन वो क्या हुआ, ब्रेन में जो तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम है उसके थ्रू ब्रेन तक सर्कुलेट होकर आया, और देन उसने वहाँ पे क्या किया, अपना कैंसर कॉज किया। तो ओरिजिनेट इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड स्प्रेड वे ब्लड स्ट्रीम, जैसे लंग कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कैंसर हमने बात की। अब क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे, जब वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है ब्रेन में, तो वहाँ पे क्या होगा, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हेडेक मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलता है। फोकल न्यूरोलॉजी में देखो, हेमिपेरेसिस हो सकता है, ठीक है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो सकता है, एफेक्सिया हो सकता है, मतलब स्पीच डिफिकल्टी हो सकती है, सेंसरी लॉस वहाँ पे देखने को मिल सकता है, सीजर्स मिल सकते हैं, कंजेनाइटिव या पर्सनैलिटी अगर देखें तो मेमोरी लॉस हो सकता है, बिहेवियर में उसके चेंजेस आ सकते हैं। एंडोक्राइन में देखें तो एमोनीरिया वगैरह हो सकता है, गैलेक्टीरिया वगैरह हो सकता है, कशिंग सिंड्रोम, अगर मतलब क्या है पिट्यूटरी वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है तो एमोनीरिया, गैलेक्टोरिया वगैरह, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, वो देखने को मिल सकता है। सेरिब्रल में अगर इन्वॉल्वमेंट है, सेरिब्रल साइंस में देखो तो एटोक्सिया, मतलब अनस्टेडी गेट्स मिलेंगे,
करेंगे। डिस से अर्थ या जो स्लर्ज स्पीच होगी बोल में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। निस्टैगमस मतलब आई जो है इन्वॉल्वेंट्री आई मूवमेंट करती रहेंगी, ठीक है। क्रेनियन नर्व पैल्सी हो सकता है जिसकी वजह से विजुअल लॉस हो सकता है, फेशियल नमनेस हो सकता है, डीपनेस, डबल विजन हो सकता है, डिप्लोपिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो डायग्नोस कैसे कराओगे? सबसे पहले तुम उसका एमआरआई करा सकते हो, सिटी स्कैन, बायोप्सी, फंडोस्कोपी, सीएसएफ को एनालिसिस करा सकते हो और ईईजी उसका वहाँ पे देख सकते हो। तो मैनेजमेंट क्या करोगे? सबसे पहला काम यही है कि उसका इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है उसको मैनेज करो, जिसमें क्या दोगे? मैनिटॉल, जैसे मैंने बताया था, और डेक्सामेथासोन दोगे। तो ये क्या करेगी? एक इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करेगी और साथ में डेक्सामेथासोन क्या करेगी? वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह वर्क करेगी, ठीक है। एंटी कन्वर्जेंट दे सकते हो अगर उसको कन्वर्जन आ रहा है, सपोर्टिव केयर दे दो, एमेटिक दे सकते हो वोमिटिंग के लिए, अगर वहाँ पे वोमिटिंग आ रही है तो एंटी एमेटिक ड्रग दे सकते हो, सर्जिकल रिसेक्शन कर सकते हो, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी वहाँ पे करा सकते हो, ठीक है। लास्ट हमारा है इसमें चैप्टर में एग्जामिनेशन ऑफ शीरो अभिघात, कि हेड इंजरी को किस तरह से आप असिस्ट करोगे। सबसे पहला काम क्या होता है कि उसमें सबसे पहले क्या है? हिस्ट्री टेकिंग करना है। हिस्ट्री टेकिंग में पूछना है कि नेचर ऑफ ट्रॉमा, एक्सीलेटेड इंजरी थी, डिसलेटेड इंजरी थी, अनकॉन्शियस तो नहीं हुआ था, वोमिटिंग तो नहीं है, कन्विंस तो नहीं है, अल्कोहल या ड्रग वगैरह का यूज तो नहीं कर रहा है। सबसे पहला हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री से क्या पता चलेगा कि हमारा टाइम लाइन है, पता चल जाएगा कि एक्यूट इंजरी है, क्रॉनिक इंजरी है, मैकेनिज्म पता चल जाएगा, एक्सीलेटेड है, डिसलेटेड है, कंफ्यूजन है, एब्रेशन है, उसका सारा पता लग जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? जनरल एग्जामिनेशन करना है, उसके वाइटल्स लेना है, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है। उसका ग्लासगो कोमा स्केल देखना है, फेशियल एसिमेट्री देखना है, ब्लीडिंग साइट्स वगैरह देखना है, जिससे हमें क्या पता है? ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू हम पता लगा लेंगे कि इंजरी काफ़ी ज़्यादा है या फिर मतलब कि प्रोग्नोसिस उसका सही है या नहीं, ठीक है। लोकल एग्जामिनेशन में क्या करा सकते हो? उसका पल्पेट कर सकते हो, स्काल्प को, फ्रैक्चर को वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हो, पेपल के साइज वगैरह को, नेजल या ईयर ब्लीडिंग देख सकते हो, वो तो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या पता लगेगा कि स्कल फ्रैक्चर तो नहीं है, इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब अगर पाल्पेट किया तुमने स्कल को छू के देखा तो तुम्हें अगर फील हुआ वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं इंजरी है, स्काल्प का इन्वॉल्वमेंट है, तो तुम्हें अलग ही फील हो जाएगा कि वहाँ पे स्काल्प की इंजरी हो चुकी है, तो तुम उसमें पता लगाओगे कि यार कहीं ना कहीं इसका स्कल के में फ्रैक्चर हो चुका है, इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे जिसमें क्या करेंगे? क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करेंगे, उसके मोटर सेंसरी टेस्ट वगैरह, उसके रिफ्लेक्सेस को टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या पता लगेगा कि कहीं अगर उसके न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं है। इसके बाद रेडियोलॉजिकल टेस्ट हम करा सकते हैं, जिसमें एक्सरे, स्कल करा सकते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं, जिसमें फ्रैक्चर का पता लग जाएगा, ब्लीडिंग तो नहीं है ये पता लग सकता है, एडीमा तो नहीं है, मास का इफेक्ट, मास में डिफेक्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें पता लग सकती हैं। और अदर इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, जैसे उसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, उसको एग्जामिनेशन करा सकते हैं कि वहाँ पे लीकेज तो नहीं है, ब्लड काउंट दे सकते हैं, सीरम का इलेक्ट्रोलाइट देख सकते हैं, और इससे क्या पता लगेगा कि इसको हम एसेस करते हैं, एसोसिएटेड सिस्टमिक इफेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं? एसेस कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और ये हमारा पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 29 कह सकते हो, चैप्टर नंबर 3 पेपर 2 का यहाँ पे 1 शॉट में क्लियर होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।